Assalamu alaikum dear students, hope you're all fine and doing well। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट मिलते हैं या रिएक्टेंट की जगह आप एलिमेंट कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनता है जिससे आप कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट हमने यूज़ किए, प्रोडक्ट में एटम्स की तादाद कितनी है, रिएक्टेंट में कितनी है, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड। ये सारा आप तभी पता चलता है जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में केमिकल चेंज आता है और केमिकल चेंज जो है वो समटाइम्स परमानेंट भी होता है। और केमिकल चेंज को शो करने के लिए फिर हम केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हमें फिर केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना होता है। अब देखें यहाँ पे, द केमिस्ट हैव डेवलप्ड a very suitable way of representing a chemical change in terms of symbol of element and formulas of a compound. Representing a chemical change in this way is called chemical equation। तो ये chemical equation की definition होगी अगर आपसे पूछी जाए। आगे भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। A chemical equation tell us the element are a compound which are reacting and those which are being produced as a result of chemical change। तो कहते हैं केमिकल इक्वेशन से आपको ये भी पता चलता है कि एलिमेंट और कंपाउंड किसने रिएक्ट किया और कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो हमारे पास बना है। ये सारा कुछ हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। केमिकल इक्वेशन के जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट हैं और एरो के बाद जो लिखा होता है वो आपके पास अमूमन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एलुमिनियम का रिएक्शन करवाया गया ऑक्सीजन के साथ और इसके नतीजे में बना हमारे पास एलुमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखें एलुमिनियम के 4 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखें 3 है, वैसे 3 to the 6 हो जाएगा एटम के लिहाज से। तो यहाँ जब इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, अब आपने देखना है कि रिएक्टेंट में जितने एटम यूज़ हुए थे क्या प्रोडक्ट में भी उतने ही हैं। अब Al2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हैं और 2 ये 2 to the 4। यहाँ पे भी एलुमिनियम 4 थे और यहाँ पे भी 4 हैं, इसका मतलब ये तो तादाद बराबर है। उसके बाद 3 to the 6, अब 3 ऑक्सीजन ये हैं, 2 शुरू में लिखा हुआ है तो ये 2 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 the 6। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम थे प्रोडक्ट में भी उतने ही हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट व्हाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और राइट हैंड साइड आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं और इसको एरो से जो है वो जाहिर करते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ तक अगर आपसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो फिर आपने जो है वो इसको यहाँ तक लिख देना है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ रूल हैं जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए। पहला पॉइंट देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेस, जो कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की तादाद बराबर होती है। दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही कोई न्यू बनेगा, बल्कि जितनी तादाद रिएक्टेंट में थी प्रोडक्ट में भी उतनी ही होती है। द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ द एटम मस्ट रिमेन the same during the chemical change, thus the total number and kind of atom on both sides of the equation must be equal or the chemical equation must be balanced। अब देखिए जैसे यहाँ पे एलुमिनियम और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है ना, तो प्रोडक्ट में भी एलुमिनियम और ऑक्सीजन ही नज़र आ रहा है। या यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कार्बन और नाइट्रोजन आ गया हो, ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं प्रोडक्ट में भी वही होनी चाहिए। यहाँ पे तादाद जितनी है वहाँ पे तादाद भी उतनी ही होती है। नंबर 2 देखें, अच्छा केमिकल इक्वेशन लिखने के आपको फार्मूलाज ठीक से लिखने हैं। द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली, मतलब एलिमेंट के तो सिंबल होते हैं, कंपाउंड के फार्मूलाज होते हैं। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
कहता है केमिकल जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो मोल्स की तादाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाती है कि रिएक्टेंट में आपने कितने मोल्स लिए थे, प्रोडक्ट में कितने मोल आपके पास बने हैं। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज़ प्रोसीडिंग। कहता है केमिकल इक्वेशन में वो आपने एरो भी लगानी है, शो करना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। आखिरी जो है वो इसका रूल देखें, इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अच्छा, अक्सर केमिकल इक्वेशंस लिखी होती हैं, आपने गौर किया होगा, ये इक्वेशन देखें, इसके साथ यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस स्मॉल करके, यहाँ पे लिखा हुआ है जी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एस। इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट में जो इस तरह से लिखा होता है सॉलिड, जी फॉर गैसियस और एल फॉर लिक्विड। तो उसने कहा कि इनकी फ़िज़िकल स्टेट भी, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो इनकी फ़िज़िकल स्टेट साथ मेंशन किया करें इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्ट। तो ये वाला पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपने लाजमी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है वो ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अ केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटन इफ़ ऑल द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। उसने कहा कि आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए हैं। For example, the nature of product and their correct formulas must first be ascertained before writing a chemical equation. After the experimental verification of the information about a chemical change, we would now be able to write the chemical equations. अच्छा जी, एक रिएक्शन उन्होंने दिखाया, जिंक है, एक ही मोल लिया, H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया, ZnSO4 बनेगा प्लस H2। हुआ क्या, यहाँ से ये SO4 निकला और यह जिंक के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा ZnSO4, H2 बन गया, वो यहाँ पर आ गया आपके पास। अब अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट, इसका नाम जिंक सल्फेट हो गया, एंड हाइड्रोजन गैस। दिस केमिकल इक्वेशन फर्दर टेल अस द मोल रेशियो नॉट ओनली बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बट आल्सो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 1 मोल जिंक का लिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल लिया गया है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद जो है वो सेम रही है, रेशो आपको बता रहा है मोल के लिहाज से वो भी सेम है। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि दोनों तरफ चलते हैं, राइट तरफ भी और लेफ़्ट तरफ भी। मतलब रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट से मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बन जाता है, और उसको जो है वो ये डबल एरो के साथ जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सिंगल एरो है इस तरह से तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा होता है, और अगर इस तरह से डबल एरो होती है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। और हर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, कुछ रिएक्शन जो है होते हैं बाकी नहीं होते। तो ये आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो इसके बाद आपके पास अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। और अमोनिया देखें, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2N है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 to the 6, 2 3 the 6। तो ये इक्वेशन भी जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह से एक और इक्वेशन है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से Ag निकलेगा, इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा, बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अब Na अलहदा हो गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो सोडियम के ऊपर ऑब्वियस बात है पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अलहदा लिख दिया। ये दोनों आपस में भी कंबाइन हो सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट बन सकता है। अच्छा जी, उसके बाद AgCl being insoluble comes out of aqueous solution in the form of precipitate। और कहते हैं AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू सो मच।